नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भाषा विज्ञान के इस व्याख्यान के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास देखेंगे। और इसको मैंने 3 भागों में किया है क्योंकि आधुनिक काल तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी और स्वतंत्रता आंदोलन के समय की हिंदी, इन 2 उपशीर्षक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था, या कल के व्याख्यान में हमने आधुनिक आर्य भाषाओं से जो हमारी आधुनिक यानी अपभ्रंश से हमारी जो हिंदी का या अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, उसका हमने एक चार्ट के माध्यम से अवलोकन किया। साथ ही साथ हमने हिंदी की 17 बोलियों के समूह का भी विस्तार से वर्णन देखा और किया। इसके साथ हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का विस्तार, और उस विस्तार में हमने आदिकालीन और मध्यकालीन ये 2 काल लिए। आइए विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक काल लेते हैं और इसमें आधुनिक काल में भी स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व की हिंदी को हम ले रहे हैं। इस काल में आकर यानी स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व की हिंदी यानी 1800 ईसा के बाद की, इस काल में आकर हिंदी पूर्णतया विकसित हो गई। इस काल में अवधी भाषा के समान ब्रज भाषा भी लोक भाषा से काफ़ी दूर हट चुकी थी। 18वीं शती के अंत में देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। 19वीं शती में अंग्रेज़ों ने हिंदी प्रदेश पर आधिपत्य जमा लिया था। अंग्रेज़ों ने हिंदी का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इस काल से पहले हिंदी पद्य में ही प्रयुक्त होती थी, परंतु इस काल में यह गद्य की भी भाषा हो गई। इस काल की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये गद्य की भी भाषा बन गई। इस काल में बोलियों उपभाषा के पद पर आसीन हो गई। जो बोलियाँ थी वो उपभाषा बन गई। जो खड़ी बोली मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में बोलचाल की बोली थी, वो उपभाषा बनकर गद्य और पद्य की समृद्ध भाषा बन गई। हिंदी के आधुनिक काल के प्रारंभ में एक और उर्दू का प्रचार था और दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रज होने के कारण खड़ी बोली को अपना अस्तित्व के लिए संघर्ष इन दोनों भाषाओं से करना पड़ रहा था। इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विविध सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलनों ने बड़ी सहायता की। फलतः खड़ी बोली साहित्य की मुख्य भाषा बन गई। राष्ट्रभाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास बहुत लंबा है। इसके विकास में सामाजिक, भौतिक एवं व्यापारिक तत्वों का योगदान रहा है। यदि इस्लामी शासन के आरंभिक काल अथवा 12वीं शताब्दी के अंत से ही दिल्ली में शासन का केंद्र स्थापित न हुआ होता, तो हिंदी भाषी जाति का गठन और खड़ी बोली का विकास दोनों ही अपनी वर्तमान अवस्था को प्राप्त न हुए होते। दिल्ली का राजधानी बनना वह मूल आधार था जिस पर हिंदी भाषी जाति का गठन और खड़ी बोली का विकास हुआ। अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में हिंदुस्तानी दिल्ली दरबार से संयुक्त बाजार से उद्भूत होकर मुगल साम्राज्य के सेना नायकों द्वारा भारतवर्ष में चारों ओर फैलाई गई। खड़ी बोली का प्रारंभिक काल नाथों, सिद्धों, वीर काव्यों के रचयिता तथा भाटों का समय था। यह समय अपभ्रंश काल का अंतिम चरण था। इस युग में रचित अपभ्रंश साहित्य में हमें खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप के दर्शन होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शती तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषाएं पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। सिद्ध, योगी, नाथपंथी संतों के साहित्य के अतिरिक्त जैन साहित्य में भी प्राचीन खड़ी बोली या पुरानी हिंदी के नमूने प्राप्त होते हैं। सिद्ध और नाथ 9वीं शती से लेकर लगभग 14वीं शती तक पूरे उत्तर भारत में फैले हुए थे और अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इन्हीं नाथपंथी योगियों ने खड़ी बोली को राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल तक फैलाया। नाथों का समय
11वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनकी भाषा में खड़ी बोली के उदाहरण काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। जैन धर्म के साहित्य में भी प्राचीन खड़ी बोली के उदाहरण प्राप्त होते हैं। राजस्थानी साहित्य में भी खड़ी बोली के नमूने प्राप्त होते हैं। खड़ी बोली के पूर्व मध्य काल में अमीर खुसरो का नाम लिया जाता है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली का जो स्वरूप दिखाई देता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली आज की खड़ी बोली के बहुत निकट आ चुकी थी। अमीर खुसरो के बाद संत कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए खड़ी बोली का बहुत अधिक प्रयोग किया। खड़ी बोली का उत्तर मध्यकाल राजनीतिक दृष्टि से मुगल काल कहलाता है। यह युग साहित्य, कला और संगीत को प्रोत्साहित करने वाला था। मुगल शासकों ने हिंदी कवियों को पर्याप्त प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया। इस काल में पुनः स्वतंत्र होने वाले हिंदू राजवंशों ने भी साहित्य के विकास की ओर ध्यान दिया और अनेकानेक कवियों को आश्रय दिया। साहित्य क्षेत्र में यह युग सामंती प्रवृत्तियों का युग था, जो हिंदी साहित्य में भक्ति व रीति परंपराओं के रूप में विकसित हुई। सामंतों की विलास प्रियता ने श्रृंगारिक साहित्य के लिए मार्ग तैयार किया, पर उधर सगुण वैष्णव भक्तों द्वारा सर्वसाधारण की विचारधारा को भक्ति आंदोलनों की ओर मोड़कर सांस्कृतिक उत्थान के प्रयत्न हुए। यह सच है कि मुगल शासकों ने फारसी को राजभाषा बनाया था, जिसके कारण खड़ी बोली का विकास उतना न हो सका जितना कि होना चाहिए था। फिर भी दक्षिण में यह दक्षिणी हिंदी के रूप में अपना विकास करती रही। उधर दिल्ली और उत्तर भारत में 13वीं सदी के अंत में खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक साहित्य का विकास उर्दू के रूप में हुआ। अकबर के समय खड़ी बोली हिंदी को पर्याप्त प्रश्रय मिला और वशिष्ठ समाज की भाषा बन चुकी थी। आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। उस समय खड़ी बोली बोलचाल की भाषा के रूप में प्रसार कर चुकी थी। मुगल शासन के अंतिम काल में फारसी भाषा का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। मुस्लिम शासन की समाप्ति और अंग्रेजी शासन के साम्राज्य की स्थापना के समय खड़ी बोली हिंदी दिल्ली दरबार की उत्तराधिकारी और मध्य देश की सामान्य बोलचाल की भाषा बन चुकी थी। प्रारंभ में अंग्रेजों ने खड़ी बोली हिंदी और उर्दू को समान रूप से ग्रहण किया, लेकिन बाद में कूटनीति का प्रयोग करते हुए दोनों भाषाओं में भेद नीति को अपनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय खड़ी बोली हिंदी ने राष्ट्रभाषा का स्वरूप धारण कर लिया और भाषा के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन का अलख जगाया गया, जिस पर विस्तार से विश्लेषण हम अगले उपशीर्षक यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय की हिंदी के साथ करेंगे। स्वतंत्र सन 1600 ईसा में लंदन के व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। फलस्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1709 से 1765 तक के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक व्यापारिक उपलब्धियां प्राप्त की। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं थी। फलस्वरूप कंपनी भारत की राजनीति में रुचि लेने लगी। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से युद्ध करके भारत में अपना प्रभुत्व जमाने लगे। सन 1757 ईसा में बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसके बाद सन 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ विजयी हुए। कर्नाटक के युद्ध के बाद भारत का दक्षिणी हिस्सा भी अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। टीपू सुल्तान और मराठों को पराजित कर अंग्रेज़ भारत के सर्वेसर्वा बन गए। अंग्रेज़ी शासन की स्थापना के पश्चात भारत की सामाजिक स्थिति शोचनीय हो गई। देश की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो चुकी थी। आर्थिक दृष्टि से देश में भयंकर असंतोष व्याप्त था। अंग्रेज़ भारत में ईसाई धर्म का प्रसार कर रहे थे और बलपूर्वक हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। इन्हीं सारे कारणों से सन 1857 में भयानक क्रांति हुई। वस्तुतः स्वाधीनता संग्राम का प्रारंभ
सन 1857 से होता है। यद्यपि यह क्रांति असफल रही, किंतु इसने भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगा दिया था। सन 1858 में कानून द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड के अधीन कर दिया गया। अंग्रेजी राज्य की विधिवत स्थापना जब हुई, उस समय भारत में भाषाई त्रिवेणी प्रवाहमान थी। अंग्रेजी भाषा कंपनी की अपनी भाषा थी, फारसी जो मुस्लिम शासन काल में ही देश की राजभाषा थी, देशी भाषाएं जिसमें क्षेत्रीय भाषाएं आती है जिनमें हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान था। अंग्रेजी, अरबी, फारसी ये सभी देश के बाहर की भाषाएं थी। लोगों का मोह लोक भाषाओं के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। कंपनी सरकार अंग्रेजी को ही शासन की भाषा बनाने के पक्ष में थे, किंतु वह असमर्थ रही। अंग्रेजी सरकार ने मुस्लिम शासन की दरबारी भाषा फारसी, जिसका महत्व कम होता जा रहा था, को ज्यों का त्यों अपनाया, लेकिन उसके लिए हिंदी की उपेक्षा करना भी सरल नहीं था। फलस्वरूप उसने फारसी के साथ साथ हिंदी के प्रयोग को भी जारी रहने दिया। कंपनी के राजकीय आदेश, सूचनाओं और सरकारी कागजों में फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं का अपनाया गया। कंपनी ने अपने सिक्कों और स्टाम्पों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि को भी स्थान दिया। सन 1830 तक अंग्रेज़ों ने यही भाषाई नीति अपनाई। इसी वर्ष एक विज्ञप्ति द्वारा देसी भाषाओं को अदालतों में स्थान दिया गया, लेकिन इसका पालन सन 1837 से ही हुआ। इस प्रकार फारसी की जगह देशी भाषाओं को ही दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में हिंदी, बंगाल में बंगला तथा नागरी लिपि के स्थान पर उर्दू का प्रचलन हुआ। 20 वर्ष पश्चात सरकार से यह प्रार्थना की जाने लगी कि अदालतों और ऑफिसों में फारसी के बजाय नागरी लिपि को स्थान दिया जाए। धीरे धीरे यह प्रार्थना आंदोलन की राह पकड़ने लगी। सन 1857 में सरकार ने एक आज्ञा पत्र निकाला, जिसके अनुसार फारसी से लदी हुई उर्दू नहीं लिखी जाए, बल्कि ऐसी भाषा लिखी जाए कि एक हिंदुस्तानी जो फारसी से पूरी तरह अनजान रहने पर बोलता है, लेकिन वास्तविकता इससे दूर रही और अदालतों में फारसी पूरित उर्दू का ही प्रयोग जारी रहा। इस समय की कचहरी की भाषा के विषय में अंग्रेज विद्वान ग्रोस ने लिखा, आजकल की कचहरी की भाषा बड़ी कष्टदायक है, क्योंकि एक तो ये विदेशी है और दूसरे इसे भारतवासियों का अधिकांश भाग नहीं जानता। हिंदी के लिए नागरी लिपि का सर्वोच्च स्थान है, फिर भी उसके लिए रोमन लिपि के भी सुझाव आए। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने फारसी के द्वारा मुसलमानों को और संस्कृत के द्वारा हिंदुओं को शिक्षा देने की नीति अपनाई, लेकिन जब सन 1834 ईसा में लॉर्ड मैकाले भारत आया तो उसने भारतीयों पर अंग्रेज़ी लाद दी। सन 1857 तक अंग्रेज़ी का खूब प्रचार प्रसार हुआ, यद्यपि भारतीय जनता अभी भी देशी भाषाओं के पक्ष में थी। लॉर्ड मार्किस वेलेजली ने, जो कि हिंदुस्तानी का कट्टर समर्थक था, के प्रयासों से सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं पर ध्यान दिया जाता था। इसमें डॉक्टर गिल क्राइस्ट, डॉक्टर केरे, कोलबुक तथा पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, श्री लल्लूलाल, श्री सदल मिश्र, श्री नरसिंह तथा गंगा प्रसाद शुक्ल जैसे अध्यापक रहे। कंपनी सरकार ने जिस भाषा को प्रोत्साहन दिया उसका आधार तो ठेठ हिंदी था, किंतु उसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता थी और यह हिंदुस्तानी कहलाती थी। दूसरी ओर हिंदुस्तानी का दूसरा अर्थ ठेठ हिंदी से था। सन 1824 तक कंपनी और कॉलेज हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू में कोई अंतर न मानते हुए उनका प्रयोग एक ही अर्थ में करते थे। कंपनी की भाषा नीति का ही परिणाम है कि हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू का विवाद खड़ा हुआ। अंग्रेजी शासन की स्थापना से एक विस्फोटक भावना का प्रजनन हुआ। धर्म की आड़ में कूटनीतिक चालों को घोषित करने का अवसर लेकर शासकों ने अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द से एक ऐसे विष का प्रादुर्भाव किया जो बढ़ता और फैलता गया। हिंदी और उर्दू के संबंध में उसमें एक निश्चित भेद दृष्टि हो गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से हिंदी को बिल्कुल लाभ नहीं मिला।
ऐसी बात नहीं है। कॉलेज हिंदी की उपेक्षा एक प्रकार से नहीं कर सका, क्योंकि उन दिनों अंग्रेजी राज्य का विस्तार पूर्ण रूप से हिंदी भाषी प्रदेश बिहार, अवध और संयुक्त प्रांत में हो चुका था, जहाँ की सामान्य जनता की भाषा हिंदी थी। हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू को प्रश्रय देने से खड़ी बोली के विकास की नींव अवश्य पड़ गई थी। कॉलेज ने खड़ी बोली में गद्य रचनाओं के लिए प्रोत्साहन दिया। कॉलेज द्वारा प्रकाशित अनेक पुस्तकों द्वारा हिंदी के प्रचार में किसी सीमा तक सहायता अवश्य मिली। इस प्रकार फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा संबंधी नीति के भ्रमपूर्ण होते हुए भी उसमें हिंदी को थोड़ा बहुत लाभ अवश्य हुआ। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले व्याख्यान में हम राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का जो उदय हुआ उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।